नाज़रीन, हमें एक सियासी पर्सपेक्टिव लेना है, जानना है कि सियासी जमातें इस वाक़े के बाद इंतख़ाबात के अमल को कैसे देख रही हैं, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगी। जो कौमी सानिया है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये ख़दशात के 2002 के, 2008 के, 2011 के, 2014 के, 2018 के वाक़यात कहीं दोबारा से शुरू तो नहीं हो गए, ये अपनी जगह पर मौजूद है। आज हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदगान से बात करके आप तक ये मालूमात पहुँचाना चाहेंगे कि जब ये वाक़यात सियासी प्रिज़म में से गुज़र कर सियासी जमातों तक पहुँचते हैं तो इनकी तशरीह कैसे होती है। हमें सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदा समर हारून बिलोर साहबा मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में हम सेनेटर परवेश खान से भी बात करेंगे और फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम से भी बात करेंगे। अगर मैं सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ करूँ, किरमानी साहब, आपकी पार्टी का रद्द अमल तो हमारे पास आ गया, लेकिन सियासी तौर पर जब इस वाक़े को देखते हैं तो आपके जहन में क्या कोई ख़दशात उभरते हैं या आपके जहन में ये क्लैरिटी है कि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? ज़रा मैं नून लीग का इस वाक़े के बाद पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तलत साहब। देखें, मैं सबसे पहले तो बहुत पूरा पाकिस्तान सोगवार है और मैं बहुत दिल मेरा भी दुखी है तमाम पाकिस्तानियों की तरह कि ये सदियों से, दिहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है और इसमें हमारे पख्तून बहन भाई और ख़ुसूसन यहाँ समर बीबी बैठी हैं, इनके ख़ानदान की शहादतें मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या पाकिस्तान हमने लाशें उठाने के लिए बनाया था। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई बहुत बड़ा लैप्स है। और देखिए, जब भी कोई ऐसे जलसे होते हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा भी आपने भी कवर किए हुए हैं, तो उसमें प्रॉपरली सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और अगर कोई ऐसे थ्रेट्स हों तो वो पहले कन्वे किए जाते हैं पार्टीज़ को और उसके बाद फिर फैसला किया जाता है कि उन पार्टीज़ को जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं। नंबर वन, एक तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जो जानें चली गई वो वापस नहीं आ सकती, कीमती जानें थी। दूसरा देखिए, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ टोटल फेलियर एंड कोलैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द केपी गवर्नमेंट। और बड़ी माजरत के साथ JUI की शहादतें हुई हैं, मेरा दिल रो रहा है, जख्मी है, लेकिन वहाँ उनके अपने गवर्नर भी मौजूद हैं। क्या उनको कोई एजेंसियों ने कोई लेटर नहीं भेजा, उनको कोई अलर्ट नहीं किया कि ऑल ऑफ अ सडन 40-50 लोगों का चले जाना? ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। नाउ कमिंग टू योर सर क्वेश्चन के इलेक्शंस का, देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो एक बीच में वक्फा आया था, जिसमें नवाज शरीफ के दौर में ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद शुरू हुआ, जिससे दहशतगर्दी की कमर तोड़ी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जब भी कोई स्टेबिलिटी की तरफ कोई इंडिकेटर्स आना शुरू होते हैं, जैसे अब आपको IMF से रिलीफ मिल गया, दो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन एक जो डिफॉल्ट का लोग शोर मचाते थे उससे निकल आए। जो ही पाकिस्तान कहीं टेक ऑफ तो नहीं मैं कहूँगा, टैक्सी भी करने लगता है, तो इस किस्म के वाक़यात होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का फेलियर है। ठीक है, मिजरेबली फेल हुई है हुकूमत। और अच्छा, वो मसला ये, वो हुकूमत है नहीं ना, वो निगरान हुकूमत है और आपको पता है कि निगरान हुकूमतें का जो टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हुआ है, वहाँ पर एक और किस्म का केओस है। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन बट आई हियर व्हाट यू सेइंग कि इंतजामी तौर पे इसको रोका जा सकता था। समर साहब, आपकी जमात ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, आपके ख़ानदान की शहादतें जिसका किरमानी साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन ये सिर्फ किसी एक जमात और एक ख़ानदान का मामला नहीं है। जब आप अपने सूबे के हालात में ऐसे वाक़यात को देखते हैं, मेरे पास जो अदाद शुमार हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। जो ख़बरें छप चुकी हैं उनके मुताबिक मई 2023 से लेकर जुलाई तक 47 कुल वाक़यात हुए, जो अफराद शहीद हुए 132 हैं। सियासी शख्सियात, जिसके अंदर अमीर मुकाम की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, सिराजुल हक साहब पर खुदकुशा हमला हुआ, JUI की जलसे पर हमला हुआ, 132 अफराद की जाँ बाग हुए हैं, उनमें सियासी शख्सियात कसीर तादाद में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया जाता है। ये डज इट साउंड फेमिलियर, या आपको लगता है कि पिछले हालात इससे मुख्तलिफ थे और ये अगरचे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है लेकिन उससे इसका मवाजना नहीं कर सकते?
तलत साहब, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवासुत से मैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, बाजवड़ की आवाम के साथ और सारी जो लवाहिकीन हैं कल के सुसाइड अटैक के, उनके साथ ताज़ियत करना चाहती हूँ। मेरे तो सच्ची बात है, मैंने जब वीडियोस देखी इतना डेजा वू मुझे हुआ, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, क्योंकि एक सेंस ऑफ ड्रेड मेरे ऊपर चढ़ रहा था। मुझे पता था कि इस विजुअल के बाद क्या होना है, और उस धमाके के बाद जो घर वालों के ऊपर गुजरनी है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ये अफसोस का भी मुकाम है और मतलब एक सर पीटने का भी मुकाम है, क्योंकि कितनी दफ़ा आपके प्रोग्राम में बैठ के व्यूअर्स के साथ मैंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ शेयर किया है। वी हैव बीन क्राइंग, स्क्रीमिंग, हम कह रहे हैं कि ये हालात इसी तरह ख़राब होंगे। वो ट्विटर पे हिलरी क्लिंटन साहिबा का बहुत वो फेमस कोट आज फिर बहुत चल रहा था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू बाइट जस्ट योर नेबर्स। हमने देखें जो डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस अफ़गानिस्तान में शुरू किया है, और हमने जो टेररिज्म की तरफ एज अ स्टेट एक नॉन कंटिन्यूस पॉलिसी रखी है, और जो एक डिज़ास्ट्रस पॉलिसी हुई कि जी अफ़गान तालिबान को अकोमोडेट करने के लिए एक नरम गोशा डेवलप किया गया, फिर बग़ैर किसी किस्म की कंसेंसस डेवलप किए 30,000 फाइटर्स को आपने ला के खैबर पख्तूनख्वा में रिहेबिलिटेट करा दिया गया। वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं who are using our soil and creating all this turmoil। देखिए जी, ये वो पुख्तून है, ये बैटल हार्डन्ड कौम है कि वो इस सब खून रेजी के लिए उन्होंने अपने आप को पकड़ लिया है। आज भी अगर आप देखें तो हमारी प्रेस इसको कैसे रिपोर्ट कर रही है। ISKP claims द बॉम्बिंग, कभी हम इनको TTP कहते हैं, हम इनको TTA कहते हैं। हम तो टेररिस्ट का वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते। जो लोग मासूम लोगों की जानें लेते हैं मनसूबाबंदी करके, वो सारे टेररिस्ट हैं। जब तक स्टेट टेररिस्ट को एक आयरन हैंड के साथ डील नहीं करेगी, इसी तरह हमारा खून बहता रहेगा। लेकिन एक दिन ये पुख्तून जानें भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो हम एक सैंड बैग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने दिहाइयों से हम एक सैंड बैग का रोल अदा कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर चढ़ के हमारे सैंड बैग को इन्फिल्ट्रेट करके बाकी पाकिस्तान में भी जाएंगे। बिल्कुल, ये कौमी मसला है, कौमी मसला है। और लेकिन जो आपने इसके ऊपर एक लॉन्ग वो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेटजी का इशू ये है कि 2002 से 2023 आ गया है, और हम बहुत सारी लॉन्ग स्ट्रेटजीज में से गुजर चुके हैं। ये इलाके खाली भी हुए हैं बिकॉज दे वर नेवर लॉन्ग स्ट्रेटजीज ना जी। 2-3 साल के बाद पूरा एक स्ट्रेटेजिक यू टर्न ले लिया। चलिए, यही सवाल लेके फिर मैं किरमानी साहब के पास जाऊंगा। किरमानी साहब, जो तरजीहात हैं, हम समझते हैं कि आपकी हुकूमत के अब ज़ाहिर 8-9 दिन रह गए हैं, शायद 9 तारीख को असम्बली जो है आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, उसके बाद इंटरिम का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तरजीहात हैं बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हैं। यानी जिस दिन ये अंदरनाक वाक़या हुआ, जो बहस चल रही थी पार्लिमान के अंदर, सेनेट के अंदर, वो उस बिल के ऊपर चल रही थी जो ज़ाहिरन तो एक्सट्रीमिज़म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कर्ब करने के लिए आप ला रहे थे, लेकिन जिसके ऊपर तमाम लोगों ने एतराज़ ये उठाया है कि वो सियासी तौर पर मोटिवेटेड है। तो जो तरजीहात हैं आपकी, पार्लिमान की इज़्ज़त को बचाने वाला बिल भी है, फ़ौज की इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला बिल भी है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं ज़रूरी हैं, लेकिन जो तरजीहात हैं, जो पैटर्न है पिछले साल से, वो बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर आपकी हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी ना जी। वो अच्छा है कि आप KPK की इंटरिम हुकूमत की तरफ से मामला लेके जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। अगर लैप्स है तो वहाँ पर है। मैं तलत साहब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं किसी एक सूबे की हुकूमत को नहीं, दरअसल बर्बादी ये हुई है तलत साहब के पाकिस्तान में जो ये सिस्टम है, एक तो ये बुरी तरह एक खोखला सिस्टम है, और ये एक डिलीवर नहीं कर पा रहा। और यहाँ कोई भी शख्स किसी भी इदारे में हो, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना काम या जिम्मेदारी देने से वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इसीलिए तो हम बात करते हैं मेरे जैसे लोग कि दिस सिस्टम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। क्या प्रायोरिटी है हमारी, मुझे बताइए। कि सांप गुजर जाता है और हम लकीर पीटते हैं। अगर हमने कोई तरजीहात रखी होती, मसलन मैं आपको आज याद कराता हूँ, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको याद होगा 2014 या 15 में।
20 पॉइंट एजेंडा था। आज आप किसी को पता है कि वो नेशनल एक्शन प्लान किस रद्दी की टोकरी में या किस सद खाने में चला गया, उस पर कितना अमल हुआ कितना नहीं हुआ? आपके प्राइम मिनिस्टर को उसको टोकरी में से निकालना था ना, प्राइम मिनिस्टर ने टोकरी से निकाल के उसके सामने लेके आना था। आप वायलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या बिल ला रहे हैं जो 1997 में एंटी टेररिस्ट एक्ट के बिल का रेप्लिका है? मतलब ये कि आपने तरजीहात सेट करनी है ना, मैंने तो या मेरे कैमरा क्रू ने तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं तलत साहब के तरजीहात जौन सी हैं। अब देखिए बिल की आपने बात की, अब देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है ईवान बाला में भी और ईवान ज़ेरी में भी कि जब भी कोई ऐसा बिल लाया जाता है, ये माजी में प्रैक्टिस रही है, मैं इसका विटनेस रहा हूं, मैं इसमें पार्टिसिपेट भी करता रहा हूं, तो उस बिल को मसलन सेनेट का सेशन है, उससे पहले उस बिल को लाया जाता है, लाइट पार्टीज के साथ मीटिंग्स रखी जाती हैं इजलास से घंटा 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले, और तमाम मेंबरान को ब्रीफ किया जाता है भी कि ये हम बिल ला रहे हैं और ये इसके मकासद हैं, उस पर बहस होती है, फिर आप हॉल में जाते हैं, वहां डिबेट होती है और फिर वहां कमेटी के सुपुर्द किए जाती हैं चीजें जहां के डिस्प्यूट पैदा हो जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतनी उजलत में, और हमें तो उसका एजेंडा रात को मिला लेकिन उस पर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ये प्रिवेंटिव वाला टेररिज्म का बिल है, अंदर उसकी क्लॉजेस क्या थी, नोबडी न्यू अबाउट दैट। तो मैं समझता हूं कि ये जिसने भी ये तजवीज़ दी या जिसने भी इतनी उजलत में ये पास कराने की कोशिश की, वो बहुत ही कोई बड़ा नासमझ शख्स है।